हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। कल के लेक्चर में हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसको हम बोल रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो आप सबको पता है। मान लो ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर को, उस बैरियर को आप बोल रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बैरियर यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये सेल के अंदर के रीजन को यानी कि साइटोप्लाज्मिक रीजन को सेपरेट कर रही है। किससे? सेल के बाहर वाले रीजन से, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले रीजन से। अब ये बैरियर तो बना रही है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, साथ ही साथ इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, और इस लेक्चर में हम इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब ये सेल के बाहर एक बाउंड्री बना रही है, और सेल के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनील्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और सेल की बाउंड्री को यानी कि शेप को मेंटेन कर रख रही है, शेप को और वॉल्यूम को मेंटेन कर रख रही है। साथ ही साथ ये सेल में फंक्शनल इंटीग्रिटी मेंटेन कर रख रही है। कैसे? ये प्रिवेंट कर रही है सेल के अंदर के सब्सटेंसेस को बाहर के सब्सटेंसेस से मिलने के लिए, यानी कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रख रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है, ठीक है। सेल के अंदर की होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है। फिर ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम कर रही है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है बाहर से आने वाले केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के खिलाफ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ही हम पढ़कर आए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है, यानी ये डायनेमिक और फ्लेक्सिबल का रोल क्या है कि ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी, और सेल को शेप चेंज करने में भी हेल्प करेगी। फिर साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मतलब इन केस ये मेम्ब्रेन कहीं से टोन हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ये अपने आप को खुद से हील कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिट करना, यानी कि अलाउ करना। किसको अलाउ करना? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करना। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है कि सेल्स के अंदर मटेरियल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स वगैरह, सब्सटेंसेस वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड होता है, जिसके थ्रू सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं या फिर बाहर आते हैं, ठीक है। पर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए ही होता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमिएबिलिटी मतलब कुछ स्मॉल आयंस या मॉलिक्यूल्स को परमिट करना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सब्सटेंस के लिए परमिएबल नहीं है, मतलब हर एक सब्सटेंस को अपने अंदर नहीं आने देगी। ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, और कुछ के लिए इम्परमिएबल है। तो देखिए, जैसे ये गैसेज होती हैं, यानी कि O2, CO2, ये तो डिफ्यूज़न के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर चली जाएगी बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे कि वाटर की, यूरिया की, तो इनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, मतलब कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से जाने के लिए परमिट करेगी और कुछ को नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। और इसीलिए ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये कुछ मैकेनिज्म्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? अगर मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ करना, ठीक है। डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। मान लो ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, और इसके आसपास बाहर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे फॉरेन पैथोजेंस वगैरह हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, जिसके लिए मतलब जो कि इस सेल के लिए खतरनाक है।
अब क्या होगा, इस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती जाएगी, मतलब अंदर की तरफ धंसती जाएगी। और ये जो रिसेप्टर है और मॉलिक्यूल्स भी हैं इसके अंदर आते रहेंगे। धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर आती रहेगी और फिर बिल्कुल कंप्लीटली ऐसे जुड़कर एक अलग सा वैक्यूल बना लेगी और ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा। अब इस वैक्यूल को लाइजोसोम्स वगैरह क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे। तो फैगोसाइटोसिस के मेथड से क्या हो रहा है कि जितने भी ये लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं या इवन पैथोजेंस हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या सेल डेब्रिस, मतलब ऐसी कोई सेल जो खराब हो चुकी है, इनको एनगल्फ करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करवाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब मान लो ये कोई सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसी चीज़ को हम पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होगी, इन्वेजिनेटेड होगी और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेती जाएगी, ठीक है। और लास्टली बिल्कुल अंदर जाकर ये एक अलग से वैक्यूल बना लेगा और धीरे धीरे ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट भी हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा था, यहाँ पर भी क्या होगा कि लाइसोसोम्स इन वैक्यूल को डाइजेस्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये मैकेनिज्म ज़्यादातर कुछ स्पेशलाइज सेल्स में होता है जिनको हम ग्रैन्युलोसाइट और मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एंडो का मतलब था इनसाइड, मतलब कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर लेने हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या फिर जितने भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ये बन तो किसी सेल के अंदर रहे हैं पर इनको काम करने के लिए ब्लड में जाने की ज़रूरत है। तो ये कैसे जाएंगे, ये जाएंगे एक मैकेनिज्म के थ्रू जिसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो होगा क्या, ये वेसिकल्स हैं जिसमें ये मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि हॉर्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये बन रहे हैं। अब धीरे धीरे ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएंगे और ये प्रोसेस एनर्जी ड्रिवन है, मतलब यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होगी, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, है ना, और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये सब कुछ होगा। और धीरे धीरे ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएंगी और जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं ये सेल से आउटसाइड चले जाएंगे। तो मतलब एक्सो मतलब आउटसाइड, और एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से क्या हो रहा है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेल के आउटसाइड पे रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस की बात की है, जिसमें पहला फंक्शन था प्रोटेक्टिव, दूसरा था परमिएबिलिटी, तीसरा था फैगोसाइटोसिस, फिर हमने बात की थी एंडोसाइटोसिस और फिर हमने बात की थी एक्सोसाइटोसिस की। इसके बाद का जो फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस फंक्शन को हम बोलेंगे सेल सिग्नलिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग का भी काम करती है, यानी कुछ सिग्नल्स को सेल के अंदर पहुंचवाती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट है। मान लो कोई पेप्टाइड हार्मोन है, ये क्या करेगा, पहले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, बाइंड होगा और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन्स, जैसे एक एग्जांपल है एडेनाइलेट काइनेज, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होकर एटीपी को कन्वर्ट कर देंगे साइक्लिक एएमपी पे और ये साइक्लिक एएमपी रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सेल की, उसको परफॉर्म करवाएगा। यही एक एग्जांपल सेल सिग्नलिंग का हम किस में देखते हैं, जब भी स्टार्व्ड एनिमल हो, मतलब जहाँ पर मतलब ऐसा कोई एनिमल जिसके अंदर एनर्जी ना हो, तो क्या होगा ना, एनर्जी का जो सोर्स है वो ग्लूकोज है, पर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, यानी एनिमल स्टार्व्ड है, तो ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होगा और ये ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा रॉ मटेरियल एटीपी की सिंथेसिस के लिए और इस चीज़ के लिए भी ऐसा ही मैकेनिज्म यूज़ होता है, यानी सेल सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इससे अगला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। आपको पता होगा जो आरबीसीज होती हैं इनके सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उसी से डिटरमाइन होता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल क्या है, मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर मतलब आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एक शुगर यानी कि एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। ठीक है, और इसी से हमको पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो अगला फंक्शन आरबीसीज का था एंटीजन स्पेसिफिसिटी का, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। फिर एक और फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये कुछ ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करवाते हैं और सेल के ऊपर कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस को एडहेजन करवाने में यानी चिपकवाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये भी है कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाती है। जैसे आप ये न्यूरॉन का एग्जांपल देख सकते हो, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट हो रहे हैं ये भी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जनरेट हो रहे हैं। फिर एक और फंक्शन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि क्या है, न्यूट्रिशन या फिर एब्जॉर्प्शन। आपने माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रोविलाई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं हम कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये जो माइक्रोविलाई हैं ये भी मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो फंक्शन हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पढ़ेंगे मूवमेंट का। आपको पता होगा जो अमीबा है वो अपनी शेप चेंज करता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। और ये सूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। देखिए जैसे रेस्टिंग टाइम पे जो अमीबा है उसकी शेप क्या होगी, ग्लोबुलर होगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो शेप चेंज कर कर सूडोपोडिया बनाएगी और ये सूडोपोडिया फिर मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो आपने सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये सीलिया और फ्लैजेला भी क्या है, मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाइक्यूल्स। थैंक यू सो मच।